नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मनुस्मृति पर। संसद में एक बार फिर मनुस्मृति की गूंज सुनाई पड़ी। मनुस्मृति वो ग्रंथ है जो लगभग 2500 साल से तत्कालीन समाज से लेकर अब तक चर्चा में रहा है। जिस समय महर्षि मनु ने इसकी रचना की होगी, यानी स्मृति का मतलब है कि वेदों को आपने सुना। पहले तो श्रुति, और श्रुति से हुई स्मृति। वेदों को सुना और वेदों को सुनने के बाद अपने मन में आपने उसे गुना, सोच विचार किया। उसके बाद तत्कालीन समाज के लिए उसमें से क्या लोकोपयोगी चीजें हैं, उसको आपने संहिताबद्ध किया। वो स्मृतियां हैं। ऐसे तो 20 स्मृतियां हैं, लेकिन 4 स्मृतियां जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है। मनुस्मृति सबसे चर्चित है। इसके अलावा याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, और भी अन्य स्मृतियां हैं। इसलिए जब भी आप पूजा में संकल्प करते हैं तो कहते हैं कि श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम परमेश्वर प्रीत्यर्थम अमुक कार्यम अहम करिष्ये। तो श्रुति स्मृति में बहुत सारी चीजें हैं। श्रुति स्मृति ये बताती है उस समय के समाज से लेकर अब तक के समाज में। अगर हम बात करें तो मनुस्मृति अपने समय की विश्व की सबसे पुरानी संहिता है, सबसे पुराना विधान है। संविधान भी कह सकते हैं। लेकिन उसका एक श्लोक है जिसका उल्लेख करके और बार बार मनुस्मृति को ताने मारे जाते हैं। तो वो श्लोक है अध्याय 8 में, श्लोक संख्या 272। धर्मोपदेश दर्पेण विप्रा नामस्य कुर्वत सप्तमासे च ये तैलम वक्त्रे श्रोत्रे च पार्थिव। हे राजन, जब कोई ऐसा जिसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, आमतौर से शूद्रों के लिए लिखा गया है, वो अगर वेद पढ़ता है और ब्राह्मणों को उपदेश करता है, तो ऐसे में उनमें उनके मुख में और कान में तेल गरम करके तप्त तेल उसे उड़ेल देना चाहिए। हम बात कर रहे हैं इस पूरे मामले पर। मनुस्मृति क्या है, मनुस्मृति में क्या है? अधिकतर लोग जो मनुस्मृति पर चर्चा टीका करते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने शायद मनुस्मृति को का सम्यक अध्ययन नहीं किया होता है। तो हम ऐसे विद्वान से बात कर रहे हैं जिन्होंने मनुस्मृति का अध्ययन भी किया है, विधि शास्त्र का अध्ययन किया है, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, आर के सिंह जी। उनसे हम बात करते हैं। सिंह साहब, आपका स्वागत है इस चर्चा में। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच संजीव। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में भी आपसे चर्चा हुई है, जिसमें इस बात पर चर्चा होती रही है कि मनुस्मृति जो अपने समय का सबसे पुराना धार्मिक धार्मिक ग्रंथ भी है, सामाजिक ग्रंथ भी है, कानूनी ग्रंथ भी है, तो इसके अंदर आखिर ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिससे आपका समाज प्रेरणा ले सकता है? संजीव थैंक यू वेरी मच। देखिए, एज ए नेशन हम सेलेक्टिव एमनेशिया के शिकार हैं, क्योंकि इसका मूल कारण दो चीजें हैं। अभी आप कितने अच्छे तरीके से जो अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में आपने बताया कि श्रुति से स्मृति तक का सफर क्या शानदार रहा था। लगभग 20 स्मृतियों का आपने नाम लिया। ये जो 20 स्मृतियां हैं, ये हमारे एवोल्यूशन का, जो सोसाइटल एवोल्यूशन का डीएनए है इनमें। और हमारी सबसे बड़ी त्रादसी ये है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया तो उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था एक सेकुलर संविधान बनाने का। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, प्रेशर था सेकुलर संविधान बनाने का। और उस प्रेशर के चक्कर में सबसे बड़ी जो दुर्घटना जिस चीज के साथ हुई, वो हमारे धर्मशास्त्रों के साथ हो गई। क्योंकि मूलतः देखा जाए तो ये धर्मशास्त्र किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं थे, क्योंकि हिंदुइज्म बाय डिफिनेशन बहुत एकोमोडेटिव है नेचर में। तो आप देखिए कि मनुस्मृति को संविधान में डिस्कस किया गया, संविधान सभा में डिस्कस किया गया, बहुत बड़े लेवल पर डिस्कस किया गया, और बहुत सारे उसके प्रावधानों को भी डिस्कस किया गया। तो बाबा साहब तो स्वाभाविक था, क्योंकि वहां पे जो जातीय वर्ण व्यवस्था में जिस तरीके की तल्ख बातें उसमें हैं, वो एक पोर्शन है, बस ये याद रखना होगा। वो मनुस्मृति का सिर्फ एक पोर्शन है जो जाति के वर्ण व्यवस्था के हिसाब से कुछ तल्ख बातें कही गई हैं। वो पूरा मनुस्मृति नहीं है। क्योंकि ये जो है स्मृतियां हम बार बार रिपीट करते हैं, ये जैसे जैसे समाज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, सोशल डेवलपमेंट हुआ, इंस्टीट्यूशंस बढ़े, तो स्मृतियों का भाव भी बदलता चला गया। मनुस्मृति 200 BCE में लिखी गई थी,
मनु द्वारा, ये आमतौर पे माना जाता है। लेकिन ये डिफरेंट पीरियड में वो इवॉल्व करता चला गया। जब हम जाति व्यवस्था पे मनुस्मृति को कटघरे में खड़ा करते हैं, तब हमें यह समझना होगा कि जिस दौर में वो श्लोक लिखा गया था, उस दौर की सामाजिक विशेषता क्या थी, लेकिन ये कोई नहीं बताता। वो सीधा का सीधा पूरे टेक्स्ट को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। जैसे अब तभी मैं बेहता हूं, सेलेक्टिव एमनीशिया के शिकार है। अगर मान लीजिए कोई नारीवादी है और वो इस बात को कहें कि सीता जी को भगवान श्री राम ने उनका त्याग कर दिया था, तो एक तो त्याग होता है, दूसरा छोड़ दिया था, तीसरा उनको अबैंडेंड कर दिया था। तो अगर आप उस पोर्शन के रामायण को निकाल करके पूरे रामायण को ही कटघरे में खड़ा कर देंगे, तो रामायण पढ़ने वालों पे भी बलिहारी है और उसको समझने वालों पे भी बलिहारी है। और यही यही जी सिंह साहब, इसमें कई लोगों का ये मानना है, जैसे सीनियर एडवोकेट पीएन मिश्रा जी से मेरी बात हुई, उन्होंने शंकराचार्य जी पे बड़ा शोध ग्रंथ लिखा है और हम्म उन्होंने इन सारी चीजों की व्याख्या की। उनका ये कहना है कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी अपने ब्रह्म सूत्र में इस बात की भाष्य किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, हम्म लेकिन उन्होंने इसकी तस्दीक नहीं की। उन्होंने ये लिखा है कि लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं भारतीय वांग्मय में, इतिहास में और प्राचीन परंपरा में, जो जन्मना जायते शूद्रा कर्मणा द्विजोच्यते, तो वो शूद्र में जन्म लिया है लेकिन पूर्व जन्म के संस्कारों के वजह से। और हम्म उन्होंने बहुत सारी ऐसी व्याख्याएं की हैं हम्म और ऐसी वेदों की ऋचाओं का निदर्शन किया है जिससे उनको वशिष्ठ और अन्य ऋषियों ने अपने यहाँ यज्ञ का आचार्य भी बनाया है। तो जैसा कि बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि ये जो श्लोक है धर्मोपदेश दर्पेण विप्राणामस्य कुर्वत, तो ये जो श्लोक है ये क्षेपक की तरह है। ये मूल मनुस्मृति की कई पुस्तकों में नहीं मिला, पांडुलिपियों में नहीं मिला। वैसे ही सीता का जो वनवास है जी उसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये भी क्षेपक है। तो क्षेपक जो क्षेत्रक है। शब्द है ये हाँ, अपने आप में बहुत सारी चीजें बताता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तभी वही वही मैं कह रहा हूं कि आप जब सेलेक्टिवली हम अब हम इन टेक्स्ट की बात जब करते हैं, तो हम ये समझना होगा कि ये एवोल्यूशनरी टेक्स्ट है, ये इवॉल्व करते रहे थे। जब तक हमारा संविधान कोडिफाई नहीं हुआ था, तो ये जो धर्म शास्त्र थे, ये हमारे संविधान थे। मानो बिहेवियर, रूल ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, इनहेरिटेंस, स्त्री धन, आई मीन डेमोक्रेसी कैसे काम, मतलब राज्य सत्ता कैसे काम करेगी, आपका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कैसे काम करेगा, ये सारी चीजें मनुस्मृति में है साहब। हम स्त्री धन की बात करते हैं, स्त्री धन का कंसेप्ट क्या आसमान से टपका है क्या, या किसी दूसरे बोरोड टेक्स्ट से हमने लिया है? ये मनुस्मृति का पार्ट है, जहां पे ये कहा जाता है कि महिलाओं को, एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि महिलाओं को शादी के समय जो धन दिया जाएगा उसको स्त्री धन कहेंगे। और एक हम्म। कैटेगरी बनी हुई है कि उनको अपने पिता से क्या मिलेगा, माता से क्या मिलना चाहिए, ब्रदर से क्या मिलना चाहिए, रिलेटिव से, हस्बैंड से, सबके बारे में कहा गया है कि उनको एक गिफ्ट मिलेगा और वो स्त्री धन होगा और उनका एक्सक्लूसिव राइट होगा। दूसरी बात है, उस पीरियड में मेल्स जो थे उनको पहला अधिकार होता था, रूल ऑफ प्रोबिनेचर होता था, तो पहला अधिकार होता था संपत्ति में। लेकिन उसके बाद ये भी लिखा गया है, जिस दंपत्ति को अगर मेल नहीं रहेगा तो स्त्रियों को, बेटियों को वो संपत्ति ट्रांसफर हो जाएगी। तो इनहेरिटेंस भी था। बाद में जब हमने, हमारा जो संविधान बना, तो फिर उसके बाद हमने महिलाओं को समान अधिकार दिया। तो ये जो अधिकारों की लड़ाई है, ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये लंबी प्रक्रिया के तहत आते आते आई। और दूसरी बात है, अब बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं हम्म। कि सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हम गालिब, फैज, मजाज, इन सबको अपने जजमेंट्स में कोट करते हैं। चार्ल्स को करते हैं, डिकेंस को करते हैं, शेक्सपियर को करते हैं, लेकिन हम कभी अपनी स्मृतियों को कोट नहीं करते या बहुत कम करते हैं। अब जस्टिस मार्कंडे काटजू की बात आपको मैं बता रहा हूं, ये सबको, लॉ के सारे स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए। जस्टिस मार्कंडे काटजू ने 2006 में मेसर्स इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ कस्टम्स में मीमांसा थ्योरी पे अपनी पूरी जजमेंट ही लिख दी साहब। गुणा प्रधान, गुणा प्रधान एक थ्योरी है जो कहता है कि कोई बड़ा, अगर एक बिगर आइडिया है जो व्यापक आइडिया है, उसके सामने अगर एक सबऑर्डिनेट आइडिया है, तो सबऑर्डिनेट आइडिया को व्यापक आइडिया के अंदर जाना होगा। मींस सेंट्रल लेजिस्लेशन जो है हमेशा स्टेट, सबऑर्डिनेट स्टेट लेजिस्लेशन के अधीन में रहेगा। अब बताइए, ये हमारे उन्हीं शास्त्रों का पार्ट है।
बाद में जस्टिस काटजू ने अनेक जजमेंट में इसका ये किया। उन्होंने तो दो दो इतने बड़े आर्टिकल्स लिखे मीमांसा थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन पे कि आज के डेट में अगर उसको लॉ की किताबों में पढ़ाया जाए तो हमारे बच्चों को कोड ऑफ हमूराबी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लैटिन फ्रेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीजें हमारी धर्मशास्त्रों में हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली संजय जी हमारे जुडिशरी का भी ध्यान वहां नहीं जा रहा है जो जाना चाहिए। तो जी। इसका मतलब मनुस्मृति में या बाकी स्मृति ग्रंथों में या हम्म। ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण और ये सारे हैं, क्या हम्म। उसमें वर्ण व्यवस्था, चारों वर्णों के अधिकार, कर्तव्य, दंड विधान, विवाह कैसे होगा, विवाह के नियम, विच्छेद के नियम, ये सारी चीजें हैं जो आधुनिक लॉ और मतलब आधुनिक कानून में और न्याय शास्त्र में हैं? देखिए बिल्कुल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी वो डिवीजन ऑफ लेबर की। एक दौर था ऐसा जब हमारे यहाँ जब डिवीजन ऑफ लेबर थी, और ये हर समाज में था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में था, रोमन सिविलाइजेशन में था, चाइनीज सिविलाइजेशन में था, इंडस सिविलाइजेशन तो हमारा खुद का सिविलाइजेशन है। तो जो सिविलाइजेशनल ग्रोथ जब हो रहा था संजय जी, तो ये वर्ण व्यवस्था उसका पार्ट था। एक पर्टिकुलर जो वर्ण थे वो कुछ पर्टिकुलर कामों के लिए निमित्त थे या उनकी एक्सपर्टीज थी। लाइक आज से 100 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर को अगर आप कह दें कि ये खास वर्ण के हैं और इनको और 200 साल के बाद उनको गलत नजरिए से आप देखने लगे, तो आज के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर उस दौर के कोई मतलब कल्प्रिट नहीं हो जाएंगे। तो उस दौर को हमें समझना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि वर्ण व्यवस्था से मॉडर्न सेंटिमेंट अगर हर्ट होता है, तो हमारा संविधान तो उसको दरकिनार कर दिया ना। तो आप जो बार बार मैं कहता हूं कि सेलेक्टिव रीडिंग के चक्कर में आप पूरे के पूरे टेक्स्ट को खारिज कर रहे हैं, उसका दो ही कारण है। आप पर्दे के पीछे निशाना साध करके कुछ खास वर्गों को प्रताड़ित करना चाहते हैं। एक हिस्टोरिकल रॉन्ग जो नहीं है, आप हिस्टोरिकल रॉन्ग का एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं। और इस प्रक्रिया में आप करते क्या है कि आप अपने रिलीजियस और एंशियंट टेक्स्ट को डिनाई कर रहे हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप रिलीजियस टेक्स्ट को डिनाई करते हैं तो इस मुल्क के इतिहास को भी आप डिनाई करेंगे। एंड ए कंट्री विच कैन नॉट रिकनसाइल विथ इट्स पास्ट कैन नॉट प्रोग्रेस। ये तो बात तय है। इसमें एक चीज मुझे जानना है कि क्या डीएनए के आधार पे जो कार्य और अधिकारों का बंटवारा हुआ, या इस अधिकार और बंटवारे के आधार पे डीएनए तैयार होते हैं? नहीं, डीएनए का तो कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन अगर आप उसको मेटाफर के रूप में कह रहे हैं तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऋग्वैदिक सोसाइटी से ही ये परंपरा चली आ रही थी कि एक्सपर्टीज जिस काम में जिसको थी, उस एक्सपर्टीज के हिसाब से उनको एक नॉमिनिक्लेचर में बांटा गया था, एक नाम दिया गया था। और वो धीरे 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 वर्ण व्यवस्था होते होते कास्ट सिस्टम में डेवलप कर गया, जहां पे उसी वर्ण व्यवस्था के लोग एक दूसरे के साथ उठने बैठने लगे, चूंकि उनका रिहाइश एक अलग हुआ करता था। लेकिन उसका एक फायदा क्या हुआ, आप एक चीज और देखिए। ये जो सेलेक्ट ग्रुप थे, जिसको हम कास्ट ग्रुप कहते हैं, ये छोटे छोटे ग्रुप्स में अपने आप को मजबूत तौर पे बना के रखे। तो जब 1000 साल विदेशी शासन का हमारे ऊपर शासकों का की हुकूमत रही, जी। तो ये जो स्मॉल पॉकेट्स थे जिनको कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी मिली हुई थी, वो उनकी पूरी कवायद ये होती थी कि हम अपने आइडेंटिटी को बचा लें। और ऐसे ही धीरे 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 छोटी छोटी आइडेंटिटियां जब बचती चली गई, तो एक जो एक कंट्री है जिसको हम आज के डेट में सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम्म। दैट इज द हिस्टोरिकल coming out from that period whereby the power of those time, जो फोर्स ऑफ नेचर था, जिसको हम मुस्लिम पीरियड कहते हैं, वो एक स्विप में कास्टलेस सोसाइटी कर देता, एक स्विप में रिलीजनलेस सोसाइटी कर देता, एक स्विप में एक आपको मोनोलिथिक रिलीजन मतलब मोनोटोनस रिलीजन की तरफ लेके चला जाता। तो आपकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी बची है। तो इसको खारिज कर देना बिना प्रक्रियाओं को समझे हुए, ये घातक है। इसको समझना इसमें पड़ेगा। इसमें एक चीज मुझे और आपसे जाननी है। ये कि भारत का संविधान बनाते समय जब संविधान सभा में चर्चाएं हो रही थी हर चीजों पर, जिसमें सबके अपने अपने दायरे, कार्य का वितरण, अधिकार, दंड विधान, तो क्या
मनुस्मृति जैसे ग्रंथ जो प्राचीन विधान है, क्या उन पर भी कोई चर्चा हुई या उनकी उनसे कोई प्रेरणा ली गई, ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं संजय जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिस दौर में वो लोग बैठे थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, वो किसी भी पक्ष के हों, किसी भी मजहब के हों, वो अपने समय के सबसे इवॉल्व्ड लोगों में थे, बेहद जहीन लोग थे। और इस मुल्क के सबसे जहीन लोगों का एक संगम था वो। तो जब किसी भी विषय पे या किसी प्रावधान पे संविधान की बहस होती थी, तो हर आदमी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, वो अपने धर्म ग्रंथों के बेहतरीन चीजों का उसमें को कोट करता था और सभा के सामने रखा जाता था और उस पर बहस होती थी। बिल्कुल सही बात है, मनुस्मृति के भी प्रावधानों को रखा गया, उस पर भी जोरदार बहस हुई। अयंगर साहब से लेकर के जितने भी नामचीन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, बहस होती थी, वाद विवाद होता था, वोटिंग होता था। तो अक्षरशः मनुस्मृति को डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन मनुस्मृति के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे रोल ऑफ ए जज, किंग, स्त्री धन, इनहेरिटेंस, आपकी जुडिशियल प्रोसेसेस क्या होंगे, ये सारी चीजों की चर्चा हुई। और कहीं ना कहीं तह में, दिमाग में आपके वो बेस थी धर्मशास्त्रों की, जो बाद में एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन का की इमारत खड़ा की। तो ये कह देना कि उसको डिस्कस हुआ था, ये प्रिपॉस्टरस होगा, लेकिन ये कह देना, खारिज कर देना, ये अपने आप में अन्याय होगा। तो यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि मनुस्मृति ऐसा ग्रंथ है, मनुस्मृति या बाकी जो धर्म ग्रंथ हैं, जो हम्म, एक तरह से समाज के लिए, तत्कालीन समाज से लेकर अब तक कहीं ना हम्म, कहीं उसकी चर्चा होती है, प्रासंगिकता होती है? तो ये कहना कि समाज कितना भी तरक्की करे, हम्म, लेकिन जो जड़ें हैं, हम्म, या कहते हैं कि आदमी जब बीमार होता है तो पुराना चावल पत्थर पड़ता है, हम्म, तो इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी, ऐसा लगता है? चर्चा हमेशा बनी रहेगी, जैसे आज संसद में बात हुई, वैसे ही आगे भी आने वाले समय में इसकी प्रासंगिकता, इनकी चर्चा बनी रहेगी। बिल्कुल लाजमी है। जब तक ये मुल्क रहेगा और रहेगा, क्योंकि वो जो धर्म शास्त्र है हमारे शाश्वत है, ये मुल्क भी शाश्वत है। तो जब तक हमारा और हमारा धर्म भी शाश्वत है, मनुष्य शाश्वत हो ना हो, ये तीन चीजें तो शाश्वत है। अगर ये शाश्वत है तो हमारे धर्म शास्त्र भी रहेंगे, उन पे बहस होती रहेगी, उन पे चर्चा होता रहेगा, और वो किसी ना किसी फॉर्म में हमारे और आपके सामने नुमाया होते रहेंगे। हम उसको थोड़े देर के लिए उन पे शको शुबा क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उनके अस्तित्व को खारिज नहीं कर सकते। और उनके अगर अस्तित्व को खारिज नहीं कर सकते, तो उस समय परिस्थिति और समाज का अध्ययन करके हमें उन धर्मशास्त्रों के बारे में समझना होगा। तब पता चलेगा वो कितनी खूबसूरत ट्रिटीज थी, वो कितना खूबसूरत दौर था, कि किस तरीके से समाज को समेट करके यहां तक लाया गया था। अब हमें जब कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया है तो हम इतरा रहे हैं, इतराना नहीं चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन भी उन्हीं धर्मशास्त्रों से एक निकला हुआ फल है। बाकी हम अब बाकी मेरा आखिरी धर्मशास्त्रों की बात करते हैं जी। अब मेरा आखिरी सवाल और ये कि सिर्फ एक श्लोक के आधार पर, जो श्लोक अभी हमने कोट किया, हम्म, उस श्लोक के आधार पर मनुस्मृति को जज करना, सिर्फ ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसके आधार पर तुलसीदास को जज करना, या चतुरी चमार जैसी कहानी लिखने वाले प्रेमचंद, जो अप्रतिम कहानीकार साहित्यकार हुए, ये कितना उचित लगता है? बस इतना ही उचित लगता है कि जो एक वो बुद्ध वाली कहानी है ना, जहाँ पे ये बताया गया था, बुद्ध बहुत दुखी थे और कह रहे थे कि भाई ऐसा हुआ, तो उन्होंने बोला कि ऐसे घर में चले जाओ जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई हो, तो वहां से कुछ माटी मट्टी ले करके चले आओ। हम्म। तो ये आदमी जब एक श्लोक के आधार पे, कोई भी व्यक्ति, कितना भी जहीन व्यक्ति हो या कोई भी हो, अगर वो एक श्लोक के हिसाब से हमारे धर्म शास्त्रों को खारिज कर रहा है, तो आपसे ये पूछ लीजिए कि क्या जीवन में कभी उसने कोई ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, या कोई ऐसी चोरी चमारी नहीं की है, या कोई ऐसा झूठ नहीं बोला है। अगर ऐसा नहीं बोला, अगर बोला है, तो उसके अस्तित्व को हम खत्म कर देते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये श्लोक को अगर पढ़ना है और समझना है, तो उस समय के सामाजिक व्यवस्था को भी समझना होगा। मैं उस श्लोक की पैरवी नहीं कर रहा हूं, बस ये कह रहा हूं कि इस मुल्क में अगर इस विषय पर डिस्कशन होनी है, तो आपको 21st सेंचुरी में बैठ करके सिर्फ श्लोक को उठा करके उस धर्मशास्त्र के अस्तित्व को खारिज करने का मतलब यह है कि आप या तो मोटिवेटेड हैं, या आप समझ ही नहीं सकते हैं कि जिस पीरियड में ये लिखा गया था, उसके सोशल पैरामीटर्स, पैराडाइम्स क्या थे। तो समाज शास्त्र के किसी भी व्यक्ति को, या सोशोलॉजी जो पढ़ता है या हिस्ट्री पढ़ता है,
उसको बहुत व्यापक व्यू रखना चाहिए चीजों का। इस तरीके से कंजर्वेटिव स्टडी नहीं करनी चाहिए। जी संजय जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी जानकारियां दी जिसमें इतिहास से लेकर न्याय शास्त्र और ऐसे जजमेंट्स भी कोट किए जिसमें जस्टिस काटजू, जिनके जजमेंट्स को लेकर आमतौर से आलोचना ही होती है, लेकिन आपने उनको एक अलग परिप्रेक्ष्य में रखा। ये चीज बताती है कि हमें अपना फोकस, अपना बाइस्कोप कितना बड़ा रखना चाहिए। अगर वो नैरो होगा तो उसमें छोटी चीजें दिखेंगी, लेकिन हमें खुर्दबीन की तरह होना चाहिए, जो बिल्कुल एक लेंस में देखे और उसे सारी चीजें स्पष्ट दिखाई दें, जिसको न्याय शास्त्र में कहते हैं हस्तामलक न्याय। लेकिन क्योंकि हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह जितना स्पष्ट दिखाई दे सकता है देखें, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि नजर बदलिए, नजरिया बदलेगा, और सोच बदलिए तो जरिया बदलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।